हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। इसको हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर में इसका इनिशियल चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक्स को हम पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है, उसमें कुछ और अच्छी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने लास्ट टाइम RFLP टेक्निक के बारे में पढ़ा था। RFLP टेक्निक के द्वारा कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ये चीज़ें जानी थी हमने। अब हम देखेंगे RFLP की मदद से जीनेटिक मैपिंग कैसे की जाती है, कैसे जीन्स को मैप किया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेड इन अ मेंडेलियन फैशन। मेंडेलियन फैशन में पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे कि मेंडल ने लॉज दिए थे, उन लॉज के अकॉर्डिंग ही ये पॉलीमॉर्फिज्म भी इनहेरिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड लोकेशंस ऑफ मेनी पॉलीमॉर्फिज्म इन दी जीनोम आर नोन। और जहाँ जहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है जीनोम में, वो ज़्यादातर लोकेशंस को मार्क कर लिया गया है, नोन लोकेशंस हैं। Therefore, polymorphism can be used as a landmark। इसको लैंडमार्क या फिर मार्कर की तरह यूज़ किया जा सकता है किसी भी जीनोम में, इन द जीनोम टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ अदर जीन्स। क्योंकि पॉलीमॉर्फिक जो जीन्स हैं उनकी लोकेशन आपको पता है, तो आप उनके आसपास के जीन्स को इजीली पहचान सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मार्कर की तरह या फिर एक लैंडमार्क की तरह वर्क कर रहे होते हैं। In addition to showing clear family history और डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर, ये जो टेक्निक्स होती हैं ये क्लियर फैमिली हिस्ट्री को इनसे पता कर सकते हैं और डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। किसका? किसी भी जेनेटिक फैक्टर का डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये चीज़ें पता की जा सकती हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप पता कर सकते हैं RFLP की मदद से जेनेटिक मैपिंग करके। उनमें आता है, वन कैन कन्फर्म दैट अ डिसीज हैज़ अ जेनेटिक कंपोनेंट by demonstrating a close genetic association or linkage to a known marker। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी अगर डिसीज़ है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं या नहीं हैं। और इसके लिए करना क्या होता है, आपके जो लिंक जो आपके DNA हैं, जिनके लोकेशंस को, पॉलीमॉर्फिज्म के लोकेशंस को आप पहले से जानते हैं, तो उनके आसपास के जीन्स क्या हैं, उन जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कर्स आप डालते हैं और फिर उससे ही पता कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसीज़ है यहाँ पे या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है, अ पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रेजेंट इन पर्सन्स विद अ डिसीज फिनोटाइप। जो एक प्रकार की, एक स्पेशल प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म होती है जो कि ऐसे लोगों में ही होती है जो कि डिसीज्ड फिनोटाइप होता है जिनको। And the more likely the affected gene is located close to the polymorphism। और जो affected gene होता है, अब कोई भी ये जीन है, ये affected है, इसके आगे सारे जीन्स हैं, आपको इसके आसपास का जीन आइडेंटिफाई करना है, डिसीज़ को आइडेंटिफाई करना है। आपने एक मार्कर यहाँ पे लगा के छोड़ा, अब ये मार्कर उस पर्टिकुलर चीज़ से जाके टैग हो गया, तो जो भी पॉलीमॉर्फिज्म के पास में अफेक्टेड जीन था उसने अपना इफेक्ट तो शो कर दिया। इस तरीके से जेनेटिक मैपिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ RFLP। RFLP इज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका डिटेल डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब आता है RFLP एंड पेरेंटेज टेस्टिंग। Taking advantage of the unique combination of RFLP in each individual। हर एक इंडिविजुअल में RFLP का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन की मदद लेके वन कैन इन्फर अ पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एलील टू अ सन और डॉटर। आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो बेबी है, जो कोई भी बच्चा है, उसके एलील्स में मदर का और फादर का कितना कंट्रीब्यूशन है। इन चीज़ों को आप इजीली पता लगा सकते हैं।
फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इन द चाइल्ड एंड दोज ऑफ द अदर पर्सन। अब इसमें जो चाइल्ड है उसके एलील्स का कॉम्बिनेशन और पेरेंट्स उनके भी एलील्स का कॉम्बिनेशन, दोनों के एलील्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है और उस पर जब लोकेशंस आती हैं उन लोकेशंस के बेस पे ये कंफर्म किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये पेरेंट है और पेरेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है एलील्स में। In a paternity test, the alleles or fragment size of the offspring and the mother are analyzed। जो पैटर्निटी टेस्ट होता है, इस पैटर्निटी टेस्ट में जो एलील्स होते हैं या फिर जो फ्रेगमेंट साइज होता है ऑफस्प्रिंग्स का और मदर का, इन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। द रिमेनिंग फ्रेगमेंट्स कौन से होते हैं? द वन दैट डू नॉट मैच द मदर, जो मदर से मैच नहीं करते, हैव टू कम फ्रॉम फादर, क्योंकि जो अगर मदर से मैच नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो फादर से आए हैं, क्योंकि मदर और फादर के कंट्रीब्यूशन से ही जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से ही बेबी का बर्थ होता है। तो इसमें आधा पेरेंट का, मदर का और आधा फादर का एलील होता है। तो एक का आप जब टेस्टिंग कर लेते हैं कि मदर के साथ में अगर जो कोई फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं वो तो ठीक है, जो मदर के साथ में जिनकी मैचिंग नहीं हो पा रही है देन ऑब्वियस है कि वो एलील्स जो हैं वो फादर से आए हुए हैं। एलील्स फादर्स आर आइडेंटिफाइड और इंक्लूडेड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रोवाइड द रिमेनिंग एलील्स। जो बचे हुए एलील्स हैं जो मदर से मैच नहीं किए हैं उनको फादर से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनकी जो रिमेनिंग एलील्स हैं उनकी एबिलिटी के आधार पे आप पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिखाया गया है पेरेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया है। ये पेरेंट्स का एलील है, ये फादर है, ये मदर है। अब चाइल्ड का देखते हैं, ब्लू कलर से यहाँ पे मदर का दिखाया गया है। तो देखिएगा चाइल्ड में ये 2 मदर का बैंड मिल रहा है और 2 बैंड फादर का मिल रहा है। यहाँ पे फादर का मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मदर का एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो मदर का जब एग्जैक्टली मैच हो जाएगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि जो फादर का जो एलील्स हैं वो बचे हुए एलील्स ही हैं। इस फिगर में बताया ये गया है RFLP इनहेरिटेंस, 2 डिफरेंट जेनेटिक रीजन्स और लोकाई आर शोन, लोकस 1 एंड लोकस 2। ये दिखाया गया है, लोकस 1 और लोकस 2 दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड में देखिएगा ये वाले जो जीन्स हैं ये आए हैं यहाँ पे अपनी ही लोकेशन पे हैं और जो मदर वाले जीन्स हैं ये वाले जीन्स ही अपनी लोकेशन पे हैं, मतलब मदर फादर का एक बराबर एक इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ है। देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ एलील्स ऑफ ईच लोकस, हर लोकस पे एलील्स का बहुत सारा वर्जन होता है। नोट दैट द फादर इज हेट्रोजाइगस एट लोकस 1, लोकस 1 पे जो फादर है वो हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे देखिएगा 2 एलील्स मिल रहे हैं, एंड होमोजाइगस एट लोकस 1, लेकिन जो लोकस 2 है इसमें होमोजाइगस है, एक ही बैंड आपको मिल रहा है। The alleles in the child will be a combination of one allele from each parent, जो चाइल्ड होगा चाइल्ड के एलील्स कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों के ही एलील्स का, एक मदर से और एक फादर से। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन यूजिंग RFLP। RFLP की मदद से ह्यूमंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। So the first genetic tool used for human identification was the ABO blood group antigen। सबसे पहले ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए ABO ब्लड ग्रुप का यूज़ किया जाता था। ABO एंटीजेंस के आधार पे आप पहचान लेते थे कि कोई भी ह्यूमन है उसका कौन सा एलील है और क्या उसकी पहचान है। विद ओनली 4 पॉसिबल ग्रुप्स, इसमें 4 ही पॉसिबल ग्रुप्स होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है प्लस O होता है, ये 4 ही तो ग्रुप होते हैं। इन्हीं 4 पॉसिबल ग्रुप्स की मदद से ये मेथड ह्यूमंस का आइडेंटिफिकेशन करने में सक्षम था। एंड दिस मेथड वाज ओनली गुड फॉर एक्सक्लूजन और एलिमिनेशन ऑफ अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। इस टेस्ट का यूज़ इसलिए किया जाता था ताकि किसी भी पर्सन को
जैसे कि बायोलॉजिकल मटेरियल के सोर्स की तरह अगर यूज़ किया जा रहा है उसको, तो उसको एक्सक्लूड किया जा सके, उसको एलिमिनेट किया जा सके। एंड वॉज इंफॉर्मेटिव ओनली इन 15 to 20% ऑफ केसेस। इसकी इतनी ही सेंसिटिविटी है, ये 15 से 20% तक के केसेस में ह्यूमंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा जो बचे हुए 80 से 85% है, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। The initial use of DNA as an identification tool relied on RFLP detectable by southern blot। अब DNA का जो इनिशियल यूज़ देखा गया आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेक्निक यूज़ की गई जिसको नाम दिया गया RFLP और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये ऐसी टेक्निक थी जो कि सदर्न ब्लॉटिंग पे बेस्ड है। सदर्न ब्लॉटिंग की मदद से ये डीएनए को आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि सदर्न ब्लॉट एक ऐसी टेक्निक ही है जो कि डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। The first human DNA profiling system was introduced by the United Kingdom Forensic Science Services। सबसे पहले ह्यूमन डीएनए को प्रोफाइल करने का जो सिस्टम आया था, वो सिस्टम यूनाइटेड किंगडम फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज लेबोरेटरी से आया था, और ये था 1985 में, यूजिंग एलेक जैफरी सदर्न ब्लॉट मल्टीपल लोकस प्रोब। इन्होंने, एलेक जैफरी थे एक साइंटिस्ट, उनके सदर्न ब्लॉट के मल्टीपल लोकस प्रोब की मदद से पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। इसको शॉर्ट में हम लोग MLP RFLP सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल लोकस प्रोब का भी यूज़ किया जा रहा है। This method utilized 3 to 5 probes to analyze 3 to 5 loci on the same plot। इस मेथड का काम क्या था, कैसे काम करता है? ये 3 से 5 प्रोब्स को आइडेंटिफाई करता है, ताकि 3 से 5 लोकस सेम ब्लॉट पे ये डिटेक्ट कर सके। Results of probing multiple loci at one produced pattern। जो प्रोब वाले मल्टीपल लोकस होते हैं जहाँ पे प्रोबिंग की गई है, वो एक पैटर्न को प्रोड्यूस करते हैं। दैट वॉज हाईली वेरिएबल बिटवीन इंडिविजुअल्स। एक ऐसा पैटर्न जो कि सारे ही इंडिविजुअल्स के बीच में बहुत वेरिएबल है, बट दैट रिक्वायर्ड सम एक्सपर्टाइज टू ऑप्टिमाइज एंड इंटरप्रेट। लेकिन इसके लिए वेरिएबिलिटी है स्टिल। यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सनल्स की मदद से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ RFLP क्राइम एविडेंस। किसी भी क्राइम के एविडेंस का एग्जाम्पल लिया गया है यूजिंग 2 सिंगल लोकस प्रोब। यहाँ पे सिंगल लोकस प्रोब्स का यूज़ किया गया है। अब सारी चीज़ें क्या हैं? MR मॉलिकुलर वेट मार्कर, ये मॉलिकुलर वेट के मार्कर हैं। M के अलावा जो C है, C चाइल्ड विक्टिम है। 1 and 2 आर सस्पेक्ट, ये 1 सस्पेक्ट है और ये जो 2 वाला है ये सस्पेक्ट हैं, जिनको कि सेलेक्ट किया गया है कि इन्होंने क्राइम किया होगा। एंड P इज़ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विक्टिम। जो चाइल्ड, ये चाइल्ड विक्टिम है जिसके साथ में क्राइम हुआ है, और ये इसके पेरेंट्स हैं। E इज़ द एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन। ये जो E है ये एविडेंस है क्राइम सीन का। और ये तो आपने देख ही लिया, ये मॉलिकुलर वेट मार्कर्स हैं। अब होता क्या है, फॉर बोथ लोकस प्रोब, दोनों ही लोकाई को प्रोब करने के लिए जो सस्पेक्ट 2 होता है, सस्पेक्ट 2 मैच कर रहा है, मैचेस द एविडेंसेस फाउंड एट द क्राइम सीन। क्राइम सीन पे जो एविडेंस पाए गए उसमें देखेगा जो 1 वाला है, ये इंडिविजुअल, इसके बैंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला पर्सन है उसके बैंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये एग्जैक्टली बैंड किससे मिल रहे हैं? यही बैंड आपको जो एविडेंस है, एविडेंस पे भी आपको यही बैंड्स मिले। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट 2। सस्पेक्ट 2 का पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो गया है। फर्दर डिटरमाइंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज स्पेसिफिक एलील्स।
in the population and the probability of matching them by chance। तो इस तरीके से एलील्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आप इसमें देखिएगा जो एविडेंस है, एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ पर भी देखिएगा जो सेकंड नंबर का है वो एविडेंस से मैच कर रहा है। तो मैचिंग करवाने पे एक बार नहीं 2 बार टेस्ट कर लिया, दोनों बार ही ये जो 2 वाला है यही सस्पेक्ट मिलता है। तो इस तरीके से क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कोई भी क्राइम हुआ है उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। इन बैंडिंग पैटर्न की मदद से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आता है STR टाइपिंग बाई PCR। The first commercial and validated PCR-based typing test specifically for forensic use when the HLA-DQ alpha system, now called DQA, जो सबसे पहला कमर्शियल और वैलिडेटेड PCR का टाइपिंग मेथड था, ये फॉरेंसिक यूज़ के लिए था और इसमें HLA-DQ अल्फ़ा सिस्टम के लिए टाइपिंग की गई थी। अब इसी सिस्टम को आजकल हम DQA1 भी बोलते हैं क्योंकि ये HLA-DQ अल्फ़ा सिस्टम था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज DQA1। विद द एडिशन ऑफ अनदर कमर्शियल सिस्टम, अगले कमर्शियल सिस्टम के एडिशन के साथ में ही द पॉलीमार्कर और PM सिस्टम, द एनालिस्ट कुड टाइप 5 एडिशनल जेनेटिक मार्कर। जो एनालिस्ट होते हैं वो कम से कम 5 एडिशनल जेनेटिक मार्कर्स को उसमें डाल के रखते हैं। द पॉलीमार्कर system is a set of primers complementary to sequence flanking short tandem repeats। जो ये पॉलीमार्कर्स होते हैं ये कुछ नहीं, ये प्राइमर्स ही होते हैं और ऐसे प्राइमर्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होती हैं या फिर जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, उन माइक्रो सैटेलाइट्स या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स होते हैं और इसी से ये पॉलीमार्कर सिस्टम जनरेट होता है। Short tandem repeats are similar to variable number of tandem repeats but have smaller repeat units of 1 to 7 base pair। जो short tandem repeats होती हैं ये लगभग variable number of tandem repeats के बराबर होती हैं, लेकिन इनमें जो repeat की units होती हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हैं। इसमें variable number of tandem repeat में लगभग 1 से 7 base pairs ही repeat कर पाते हैं। In contrast to variable number of tandem repeats, the smaller जो छोटे short tandem repeats होते हैं are efficiently amplified by the PCR। इन STRs को PCR की मदद से easily identify किया जा सकता है। Easing specimen demands significantly। Long intact DNA fragments are not required to detect the STR product। Long DNA fragments की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है STR प्रोडक्ट के फ्रेगमेंटेशन के और DNA से डिटेक्शन के लिए। Therefore, degraded or otherwise less than optimal specimens are potentially informative। इसलिए जो लॉन्ग फ्रेगमेंट है उसके साथ में इतना इजीली आप चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं उनके साथ में आप एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, पोटेंशियली इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। The sizes of the PCR products are influenced by the number of embedded repeats। जो PCR प्रोडक्ट का साइज होता है वो नंबर ऑफ embedded repeat से इन्फ्लुएंस होता है। If one of each primer pair is labeled with a fluorescent marker, अगर प्राइमर पेयर का हर एक लेबल जो है उसको फ्लोरिसेंट मार्कर से टैग कर दिया जाए, लेबल कर दिया जाए, so the PCR product can be analyzed in fluorescent detection system। इस फ्लोरिसेंट डिटेक्शन सिस्टम की मदद से आप PCR प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू परफॉर्म जीनोटाइपिंग, जीनोटाइपिंग को परफॉर्म करने के लिए टेस्ट DNA इज मिक्स्ड विद द प्राइमर पेयर्स। जो टेस्ट DNA होता है उसको प्राइमर पेयर्स के साथ में मिक्स किया जाता है। इसके अलावा प्राइमर पेयर के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि बफर हैं,
बफर डाले जाते हैं ताकि पीएच को मेंटेन करके रखा जा सके। एंड पॉलीमरेज टू एम्पलीफाई द टेस्ट लोकाई, और पॉलीमरेज का भी यूज़ किया जाता है ताकि टेस्ट लोकाई को एम्पलीफाई किया जा सके। अ कंट्रोल डीएनए स्टैंडर्ड इज ऑल्सो एम्पलीफाइड, एक कंट्रोल डीएनए भी लगाया जाता है। बाकी आपको जिस डीएनए का डिटेक्शन करना है आपने वो तो लगा ही दिया है, उसके साथ में आपको कंट्रोल भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आप मैच किससे करेंगे, जो भी आपका सीक्वेंस आएगा उसे आपको मैच तो इसी कंट्रोल से ही करना है। तो कंट्रोल डीएनए को भी एम्पलीफाई कर लिया जाता है साथ ही साथ में। Following amplification, each sample PCR product is combined with allelic ladders. एम्पलीफिकेशन के बाद में सारे जो सैंपल होते हैं पीसीआर के प्रोडक्ट होते हैं उनको एलेलिक लैडर्स के साथ में कंबाइन किया जाता है। एंड इंटरनल साइज स्टैंडर्ड और एलेलिक लैडर की मदद से इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है इन फॉर्मामाइड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इनको फॉर्मामाइड में एक जगह डाला जाता है और फॉर्मामाइड के साथ ही इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भेज दिया जाता है। After electrophoresis, detection and analysis software will size and identify the alleles. इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जो डिटेक्शन और एनालिसिस वाला सॉफ्टवेयर होता है वो साइज के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करता है, सारे ही एलील्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग, छोटे से लेके बड़े बड़े तक होते जाते हैं, उन साइज के बेस पे ये रिकॉग्नाइज करता है। इन कंट्रास्ट टू RFLP एंड VNTR, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म एंड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के अलावा ये जो STRs होते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं, आर डिस्क्रीट एलील सिस्टम, ये डिस्क्रीट एलील सिस्टम होते हैं इन विच अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलील्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रिपीट यूनिट। यहाँ पे कि जो एलील्स होते हैं उनका एक फाइनाइट नंबर, एक काउंटेबल नंबर लिया जाता है और इसको नंबर ऑफ रिपीट्स के द्वारा डिफाइन कर दिया जाता है इन द टेंडम रिपीट। नेक्स्ट है STR नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट टेंडम रिपीट नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स विद जीन्स आर डिजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द नेम। जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं इनको जीन के नेम के आधार पे इनको डेजिग्नेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल TH01 इज इन इंट्रॉन 1 ऑफ द ह्यूमन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जीन ऑन क्रोमोसोम 11। देखिएगा नाम क्या दिया गया है, TH01। अब इसका मतलब हुआ है कि ह्यूमन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 इंट्रॉन 1, इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। एंड TPOX इज इन इंट्रॉन 10, जो TPOX है ये इंट्रॉन 10 में है ऑफ द ह्यूमन हाइब्रिड परऑक्सीडेज जीन ऑन क्रोमोसोम 2। तो इस तरीके से STRs को या शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को नेम दिया जाता है। These short tandem repeats do not have any phenotypic effect. इन शॉर्ट टेंडम रिपीट्स का कोई भी फिनोटाइप इफेक्ट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू दीज जीन्स। इन जीन्स के रिस्पेक्ट में फिनोटाइपिक इफेक्ट कोई भी नहीं देखा जाता है। नॉन जीन एसोसिएटेड शॉर्ट टेंडम रिपीट्स आर डिजिग्नेटेड बाय द DS सिस्टम। एक ये सिस्टम होता है जहाँ पे नॉन जीन एसोसिएटेड स्मॉल जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है। अब DS सिस्टम में D का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है। D स्टैंड्स फॉर DNA, DNA का ही आइडेंटिफिकेशन हो रहा है तो D का मतलब है DNA। द फॉलोइंग नंबर डेजिग्नेट्स द क्रोमोसोम वेयर द STR इज लोकेटेड, और उसके बाद में जो नंबर होता है उसका मतलब होता है कि जहाँ पे STR लोकेटेड है, जैसे कि 1 to 22 X और Y। अब यहाँ पे दूसरा है S सिस्टम का मतलब है S refers to a unique segment। S का मतलब होता है एक यूनिक सेगमेंट
followed by a number registered in the International Genome Database. एस के साथ में एक नंबर होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि इंटरनेशनल जीनोम डेटाबेस के साथ में एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम दिखाया गया है, इसमें बताया गया है STR एनालिसिस बाय कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से STR एनालिसिस दिखाई गई है। अब आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें बैंड्स की जगह पीक मिलते हैं इंस्टेड ऑफ बैंड्स ऑन अ जेल। जो कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें बैंड्स की जगह पे जेल मिलते हैं। पीक्स ऑफ फ्लोरेसेंस ऑन इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिवील्स द PCR प्रोडक्ट साइज। अब ये जो पीक्स मिलती हैं इनके आधार पे ही साइज को डिटरमिन किया जाता है। जैसे कि सिंगल कोई मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ, इसका मैं पीक बना के दिखाऊं तो इसका पीक कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले है ए का बना, फिर टी है, लेकिन टी 2 बार है, मतलब कि इसका पीक 2 गुना बनेगा। टी के बाद में आया जी सिंगल है, छोटा सा पीक बना। सी अगेन डबल है, इसका भी डबल पीक बना। इस तरीके से कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एनालाइज किया जाता है। Alleles are determined by comparison with molecular weight markers. Alleles को molecular weight marker से comparison करके identify किया जाता है। And allelic ladders run through the capillary stem simultaneously. और जो allelic ladder होता है ये भी साथ ही साथ में चलता रहता है with the sample amplificons। जैसे जैसे सैंपल का एम्पलीफिकेशन होता है बेंडिंग पैटर्न भी मिलता है, और ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पीक्स भी मिलती हैं जिनके द्वारा आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।